नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा साहू, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ईवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा, छत्तीसगढ़। आज मैं जिस विषय पर यहाँ पर व्याख्यान दूंगी वह है भारतीय अर्थव्यवस्था, वह भी कोरोना वायरस प्रकोप समय के रूप में। अर्थात अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका प्रकोप हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, इसी पर आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। इसके अंतर्गत मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कोरोना वायरस प्रकोप समय जो है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोरोना वायरस प्रकोप क्या है, संक्षिप्त में कोरोना वायरस प्रकोप के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कोरोना वायरस का क्या प्रभाव हो रहा है और क्या संभावना हो सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो आइए हम इसको जानते हैं। यह विषय जो है यह एमए अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होगा। कोरोना वायरस क्या है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चीन में हुआ था। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है जो बीमारी का कारण बनता है। इससे आम सर्दी से लेकर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है और उसको जैसी गंभीर विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। नोवेल कोरोना वायरस इसको नाम दिया गया है और यह एक प्रकार का वायरस ही है जो अभी तक नहीं पाया गया था, अब पाया गया है और यह मानव शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस तरह से ये कोरोना वायरस का एक संक्षिप्त परिचय। अब इसका प्रकोप किस तरह से हुआ, यह चीन से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे विश्व में यह फैल चुका है। भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और काफी गंभीर परिणाम भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भारत में पूरे देश में हमारे यहाँ लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन का तात्पर्य क्या होता है, सारी अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है, लोग जो है वह अपने घरों में रहते हैं, सारी सेवाएं बंद हो जाती हैं, जरूरी सेवाओं को छोड़कर कारोबार थम जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, आवाजाही पर रोक लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये इस सारी परिस्थिति को हम लॉकडाउन कहते हैं। पहले से मुश्किल अर्थव्यवस्था थी हमारी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि हम देखें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के पूर्व में, तो वह थोड़ी सी मंदी की स्थिति में हमको दिखाई दे रही थी और ऊपर से कोरोना वायरस का हमला, तो ये दोनों मिलकर एक बड़ी भारी मुसीबत लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने दिखाई दे रहा है। पिछले साल की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, लघु उद्योग समेत बहुत सारे असंगठित क्षेत्र में सुस्ती यानी मंदी का माहौल छाया हुआ था। सरकारी निवेश के जरिए नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर वह भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स देखते हैं। विश्व बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में बीते वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 4.2% कर दिया गया है और चालू वित्त वर्ष यानी 2021 में जीडीपी वृद्धि दर में 3.2% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट की मुख्य वजह कोरोना महामारी को बताया जा रहा है। विश्व बैंक में यह कहा कि 1979 में भारत की नकारात्मकता में भी आर्थिक विकास दर जो थी वह 5.24% नीचे रही थी, यह उससे भी ज्यादा गया गुजरा दिखाई दे रहा है। तो ये विश्व बैंक की एक रिपोर्ट थी। तो कोरोना वायरस का प्रकोप किस कारण से हुआ या कैसे होता है, इसको हम बहुत थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। बढ़ती जनसंख्या ने शहरीकरण और औद्योगिकरण का विस्तार किया, जिससे व्यापक स्तर पर खनिज संपदा घटी है और वनोपज का दायरा क्या हो गया, सिमट गया है। इससे जैविक और प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। पर्यावरणीय विसंगतियों का खुलासा करती हुई विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट बताती है कि हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में बढ़ोतरी के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं।
जहां वर्ष 2019 में सबसे गर्म वर्ष रहा, वहीं वर्ष 2010 से लेकर 19 के दशक में सबसे गर्म दशक के रूप में भी 2019 को रिकॉर्ड किया गया है। अर्थात जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण इत्यादि के चलते जो ग्लोबल क्लाइमेट है वह क्या है, बहुत ज्यादा गर्म रहा है। दूसरा कारण जो है वो पर्यावरणीय क्षति। पर्यावरणीय क्षति केवल जैव विविधता को ही नुकसान नहीं पहुंचाती है, वह मानवीय जीवन स्तर को भी बदतर स्थिति में ले जाती है। रिपोर्ट बताती है कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 2018 में दुनिया में 82 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर थे और लगभग 67 लाख लोग विस्थापित हुए थे। ये तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर पिछले कुछ दशकों में ऐसा क्या हुआ कि प्रकृति की ये दुर्गति हुई और पर्यावरण जो है वो संकट में आ गया। यकीकन संकट के इस दौर में मनुष्य के अति भौतिकवादी उत्पादनवाद, उपभोगवाद, अति उपभोगवाद हम कहें और विकास का पर्याय मान लेने की मानसिकता पर सवाल उठाई गई। आधुनिकता की चकाचौंध से लोगों में व्यक्तिवाद और सुखवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। मानवीय उत्थान के लिए ये चीजें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन नई नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने की मनोवृत्ति ने पर्यावरणीय विसंगति को जन्म दिया है और शायद यही कारण है कि कोरोना वायरस भी इसका एक कारण बन गया। इसी तरह से एक और रिपोर्ट देखें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्यों में हर 4 महीने में एक नई संक्रामक बीमारी सामने आती है। इन बीमारियों में से करीब 75% बीमारी जानवरों से आती है। इसके बावजूद इंसान यह भूलता जा रहा है कि जैव विविधता को चोट पहुंचाना कितना खतरनाक हो सकता है। आज आधुनिकता व वैज्ञानिकता कदम भरने वाले तमाम आर्थिक शक्तियां इस बीमारी के आगे बेबस हैं। देर से ही सही पर इस संक्रमण की दवा भी खोज ली जाएगी, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा। इसलिए अगर हमें वाकई में अधिक आर्थिक विकास करना है तो संवहनीयता के बीच सह अस्तित्व की भावना बनाए रखनी पड़ेगी। तो कोरोना वायरस के प्रकोप के इन कारणों को हमने देखा। अब हम आए कोरोना वायरस का क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 हिस्से आयात और निर्यात प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। आयात में हम कहें चीन पर भारत की निर्भरता बहुत बड़ी है। शीर्ष 20 उत्पादों में से जो भारत दुनिया से आयात करता है, चीन उनमें से अधिकांश में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। यदि भारत एक चीज का निर्यात करता है तो उसके बदले में हम चीन से 4 चीजें लेते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात यानी लगभग 45% चीन पर निर्भर है। लगभग 1/3 मशीनरी और लगभग बहुत सारे कार्बनिक रसायन जिन्हें भारत दुनिया से खरीदता है, चीन से ही आते हैं। मोटर वाहन, उसके पार्ट्स, उर्वरकों के लिए भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 25% से अधिक है। इसी तरह से 65 से 70% सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री और लगभग 90% मोबाइल फोन चीन से ही भारत में आते हैं। यानी आयातित संख्या चीन से बहुत ज्यादा है सामग्रियों की। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चीन पर आयात निर्भरता का भारतीय उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। परंतु अब चीन में हालात सुधर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिले। इसी तरह से निर्यात को हम देखें, निर्यात के मामले में चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है और लगभग 5% हिस्सेदारी रखता है। इसका असर निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे कि जैविक रसायन, प्लास्टिक, मछली उत्पादन, कपास, अयस्क इत्यादि। इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय कंपनियां चीन के पूर्वी भाग में स्थित है। चीन में भारत की लगभग 72% कंपनियां संघाई, बीजिंग, जियांगसू और शांतोंग जैसे प्रांतों में स्थित है। विभिन्न क्षेत्रों में ये कंपनियां औद्योगिक निर्माण, विनिर्माण, सेवा, आईटी, बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, रसायन, एयरलाइंस और पर्यटन सहित काम करती हैं। अब वहां पर कोविड-19 को लेकर हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और चीन फिर से ट्रैक पर आ रहा है।
तो देखा जाए तो कुल मिलाकर उद्योग में कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव जो है वो हम देखें, विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियां औद्योगिक निर्माण, विनिर्माण सेवा, आईटी, लॉजिस्टिक, रसायन इत्यादि, पर्यटन सहित काम करती है। यहाँ पर कोविड-19 को लेकर हालात सुधर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास में 3.2% गिरावट का अनुमान है। इसी तरह से विश्व बैंक ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट्स में बीते वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 4.2% कर दिया गया है और चालू वित्त वर्ष यानी 2021 में जीडीपी की वृद्धि दर में 3.2% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। और यह कहा गया है, विश्व बैंक ने यह कहा कि 1979 में भारत की नकारात्मकता के कारण आर्थिक विकास दर 0 से 5.24% नीचे रही थी। इसी तरह से विश्व बैंक अर्थव्यवस्था की विकास दर में इस साल 5.2% की गिरावट आने का अनुमान लगा रहा है, क्योंकि अधिकांश अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय घटकर 1870 के बाद के निचले स्तर पर आ गया है। रिपोर्ट में इस साल प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की गिरावट से करोड़ों लोग घोर गरीबी के शिकार हो जाएंगे, यह आशंका जताई जा रही है। विश्व बैंक ने जनवरी में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बताते हुए इसकी विकास दर 19-20 और 20-21 के लिए 7.5% रहने का अनुमान जारी किया था, लेकिन हालिया रिपोर्ट में बैंक का नजरिया भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर नकारात्मक है। पिछले ही महीने संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 1.2% रहने का अनुमान जारी किया है। इसी तरह से कोरोना वायरस की समय में जो संभावना दिखाई दे रही है वो कैसी होगी, इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। इंटरनेट आधारित सूचना, निवेश, कानून व्यवस्था और उद्योगों को पुनर्जीवित करना, रोजगार सृजन करना और तकनीकी सुधार करना, ये सारी चीजें हमारे इस समय की संभावना को व्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में विषय विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि शिक्षा की दिशा इंटरनेट आधारित सूचना की ओर मोड़े, जिससे हमारे युवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रोजगार हासिल कर सकें। इसी तरह से कोरोना संकट के बीच कई राज्य ने श्रम कानूनों को नरम करने अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए कदम उठाए जाएं, ऐसा कहा है। केवल ऐसे ही कदमों से न तो निवेश आएगा और न ही रोजगार सृजित होंगे। निवेश के लिए बुनियादी संरचना, कानून व्यवस्था, बाजार में मांग, आयात की स्थिति पर भी विचार करना होगा। केवल श्रम सुधार सफल नहीं होंगे। इसी तरह से स्वीडन में श्रम कानून सख्त होने के बावजूद रोजगार सृजित हो रहे हैं, जबकि कनाडा में श्रम कानून नरम किए जाने के बाद वहां रोजगार में गिरावट आ गई है। तो दोनों विपरीत पक्ष या विपरीत परिस्थितियां दिखा रही हैं। जैसे मंडी में क्रेता और विक्रेता के बीच सौदा होता है, उसी प्रकार श्रम बाजार में श्रमिक और उद्यमी के बीच सौदा होता है। तो उस सौदे के आधार पर श्रमिकों को वेतन निर्धारण करने के लिए योग्य पाया जाता है और वेतन का निर्धारण होता है। इसी तरह से कोरोना संकट के बीच श्रम कानूनों को नरम बनाया जा रहा है। भारत में आज उन स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने का समय है जो वैश्वीकरण के युग में नष्ट हो गए थे। उन आर्थिक नीतियों की शुरुआत करने का भी समय है जो जन कल्याण, स्थायी आय, रोजगार सृजन और सभी के लिए मददगार हो और जो लोगों में विश्वास पैदा करे। इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप योजना और मेक इन इंडिया योजना पर भी जोर दिया है, लेकिन कम टैरिफ और बिना सोचे समझे एफडीआई और आयात पर निर्भरता की नीति भी यहाँ पर उस पर भी नीति जारी रही। अब यहाँ पर लोकल के लिए वोकल पर भी जोर दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम इसको बताया जा रहा है, जबकि लंबे समय से जरूरत थी आज उन स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने की जो वैश्वीकरण के युग में नष्ट हो गए थे। इसके तहत हमें क्या मिलेगा? हमें जन कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत करनी होगी। इससे बेरोजगारों को स्थायी आय मिलेगी,
रोजगार का सृजन होगा और सभी के लिए यह मददगार होगा और सबसे ज्यादा लोगों में एक विश्वास पैदा होगा। कोरोना संकट के समय में भारत में कोरोना संकट कब तक रहेगा, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते और यह अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित करेगा इसका भी स्पष्ट अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से कहें हमारी सामाजिक आर्थिक हालत को काफी आघात कोरोना से हुआ है। ऐसे में वैश्विक नीति पर अपना प्रभाव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यह सबको मिलजुल कर निर्णय लेना होगा और साथ ही साथ सरकार को प्राथमिकता तय करनी होगी। उसी तरह से आत्मनिर्भर भारत मिशन का विचार भारतीय लोकाचार और जनसामान्य से सीधे जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों को हराने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी का विचार अपनाया था और उनके लिए स्वदेशी आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति की थी। इस विचार को अपनाते हुए एक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें स्थानीयता को बढ़ावा देने से मार्ग प्रशस्त होगा और आज के वैश्वीकरण से विपरीत विचार है यह, लेकिन यह विचार भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। आत्मनिर्भर भारत देखने के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। पिछले 7 दशकों में निर्माताओं ने हमारे स्वदेशी उद्योगों, संसाधनों, उद्यमियों पर यानी देश के स्व पर भरोसा जो नहीं किया था उसे करना होगा और 1950 के बाद से यदि हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नीति निर्माताओं ने विकास के रूसी मॉडल पर विश्वास किया था। इस मॉडल को नेहरू स्टालिन मॉडल भी कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र आधारित दर्शन इस मॉडल का मूल था। यह सोचा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र इस देश के विकास को गति देगा और अंततोगत्वा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग के विकास में भी वही योगदान देगा, लेकिन उस मॉडल में कृषि और सेवा क्षेत्र को कोई स्थान नहीं दिया गया था। फिर 1991 में यह महसूस किया गया कि यह मॉडल पुराना हो गया है, इसकी जगह हम एक नया मॉडल लाए और हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लाया और यह हमारी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी जो कि अब तक चला आ रहा था। तो इस तरह से इंटरनेट की मदद से वैश्विक मार्केटिंग हम वर्तमान समय में कर सकते हैं। पूरे परिवार को गांव में ही रोजगार दे सके। महानगरों में भीड़ भाड़ कम होने से उनकी मूलभूत सुविधाएं गड़बड़ाने और पर्यावरणीय असंतुलन जैसे संकटों से मुक्ति दिलाएं। वहीं ग्रामीणों की लगन, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करें, यह भी कहा जा रहा है। इसी तरह से स्थानीय स्तर पर श्रम शक्ति की कुशलता से रोजगार की संभावनाओं की प्रबलता होगी। जब देश का श्रमिक अपने घरों की ओर लौट रहा है, तब यही वह समय है कि ग्रामीण तथा कस्बाई स्तर पर सूक्ष्म और लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों की स्थापना किया जाए और आधुनिक संसाधनों से इनको अद्यतन करें। पारंपरिक उद्योग धंधों की ओर इन्हें लौटाकर ग्रामीण अंचल में देश की अर्थ गतिविधियों को फिर से सक्रिय किया जाना अच्छा होगा। इसे भविष्य की संभावना के रूप में यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर इस आपदा को अवसर के रूप में बदला जा सकता है। इसी तरह से एक और बात हम कह सकते हैं कि जहां पर शहरों से ग्रामीण अपने घर को लौट गए, वहां पर तकनीक से अधिक संख्या में श्रमिकों को रखने का झंझट कम किया, यह भी कहा जा रहा है विभिन्न मतों के आधार पर। एक उदाहरणार्थ एक चीनी मिल 40 वर्ष पहले 2000 टन गन्ने की पेराई एक दिन में करती थी, तब वहां लगभग 2000 श्रमिक काम करते थे। आज उसी चीनी मिल में 8000 टन गन्ने की प्रतिदिन पेराई की जा रही है, जबकि श्रमिकों की संख्या 500 के करीब रह गई। इसका कुछ कारण तो तकनीकी सुधार है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन। इससे चीनी की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि उद्यमी अधिक संख्या में श्रमिकों को रखने का झंझट मोल लेना नहीं चाहती और श्रमिक अब उपलब्ध भी नहीं होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इनको भी बैलेंस करना होगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि यदि सरकार श्रम कानून बनाती है तो इसके परिणाम हमको देखने होंगे, यह अच्छा होता है या बुरा। इसका एक उदाहरण इस तरह से दिया विशेषज्ञों ने कि यदि मंडी में आलू की सप्लाई अधिक हो और खरीदने वाले कम हो तो आलू के दाम गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में श्रम की सप्लाई अधिक हो और मांग कम हो
तो वेतन कम हो जाते हैं। अपने देश में श्रम की अपार सप्लाई है और अर्थव्यवस्था कमजोर है, इसलिए वेतन में गिरावट के आसार हैं और गिरावट हो रहा है। कई जगह तो बहुत अधिक गिरावट देखने को मिल रही है। यदि सरकार कानून बनाकर इस गिरावट को रोकना चाहती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, यह भी कहा जा रहा है अर्थशास्त्रियों के हिसाब से। यदि व्यापारी तय कर ले कि 50 रुपए प्रति किलो से नीचे आलू नहीं बेचेंगे तो बड़ी मात्रा में आलू बिकने से रह जाएगा और उनका नुकसान होगा। इसी प्रकार यदि सरकार वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर लाती है तो उद्यमी और श्रमिक के स्थान पर मशीन का उपयोग करेंगे और श्रम की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारों की सेना बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से ये सारे पक्ष हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। इसलिए विभिन्न शिक्षाविदों का, अर्थशास्त्रियों का, विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि शिक्षा की दिशा इंटरनेट आधारित सूचना की ओर मोड़े, स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करें। लॉकडाउन की घोषणा होते ही महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों से ग्रामीण मजदूरों की वापसी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अब भी जारी है। इनकी संख्या करोड़ों में है। इनमें से अधिकांश का मानना है कि वे अपने घर से अब भी दूर रहे तो कोरोना से भले ही बच जाएंगे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। इसलिए उनका कहना है कि आओ अब लौट चलते हैं। यदि गांव में ही उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन कृषि उत्पादों का उचित प्रबंधन करें, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, इसी तरह से दूरगामी योजना बनाकर प्रत्येक जिले में निर्माण या अन्य कार्य में योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार दें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं, कस्बे में लौट आए श्रमिक परिवारों का एक विस्तृत डाटा बैंक तैयार करके उनके निजी, पारिवारिक, काम धंधों और योग्यता का संपूर्ण विवरण दर्ज कर हम उनकी योग्यता अनुसार उनको रोजगार उपलब्ध कराएं और उनकी योग्यता का बहुत अधिक फायदा ले सकते हैं। खेती से जुड़ने वालों के लिए ग्रामीण स्तर पर सहकारी कृषि, फसल का सहकारी भंडारण और विपणन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो इस तरह से ये सारी कुछ एक संभावनाओं को यहाँ पर कोरोना काल में हम व्यक्त कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पर एक चीज मैं और यह बताना चाहूंगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में एक श्रमिक 6,414 अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करता था, जबकि चीन में 16,698 डॉलर का। यदि हम श्रम की उत्पादकता बढ़ाते हैं तो उद्यमी के लिए श्रम का उपयोग करना लाभप्रद हो जाएगा, लेकिन जिन कानूनों से उद्यमी के लिए श्रमिक से काम लेना कठिन हो जाता है उन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। इस दिशा में निर्धारित समय के लिए लोगों की नियुक्ति की पहल उचित होगी। उद्योग बंद करने की भी छूट होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि इस समय कई उद्योग बंद भी हो चुके हैं और वहां कार्य करने वाले रोजगार प्राप्त जो श्रमिक थे वे बेरोजगार हो चुके हैं और उनके पास में अब रोजगार नहीं है। इसी तरह से श्रमिक की उत्पादकता से सीधा संबंध जो होता है वो फैक्ट्री या उद्योग से होता है, इसको निरस्त करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन हटने के बाद क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था फायदेमंद साबित होगा, जो कि कोविड-19 के द्वारा प्रदान किया गया है? यह भी एक प्रश्न हमारे सामने आता है। आर्थिक तौर तरीके बदलेंगे, यह भी हमारे सामने एक प्रश्न आता है। कृषि और ग्रामोद्योग ही भारत को मजबूती दे सकते हैं क्या? यह भी एक प्रश्न हमारे सामने आता है और इन सब का परिणाम हमें अभी देखना है। सरकार ने पहले चरण में राहत पैकेज जारी किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूरी तरीके से कमजोर और असंगठित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ पर आर्थिक पैकेज दिया गया है, जो कि 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था और इससे कमजोर तबके के लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा, यह कहा जा रहा है। इसी तरह से आर्थिक पैकेजों में वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जारी किया है। अमेरिका ने करीब 30 करोड़ लोगों के लिए $2 ट्रिलियन यानी कुल 151 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया है। यह भारत के कुल बजट के लगभग 5 गुना ज्यादा है। यह अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए है।
भारत ने अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया है। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही निकट भविष्य में भारत सरकार भी बड़े आर्थिक पैकेज को जारी करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी हो रहे राहत पैकेजों के बीच में दो प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी विशेषज्ञ कहते हैं। कौन-कौन से? भारत का मिडिल क्लास और दूसरा आने वाली आर्थिक संकट की बुनियादी। मिडिल क्लास को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जारी हर संकट के बीच मिडिल क्लास सबसे अधिक कमजोर होता है। सरकारों द्वारा जारी होने वाले राहत पैकेज में यह क्लास शामिल नहीं हो पाता है। आर्थिक संकट की घड़ी में अक्सर मिडिल क्लास कमजोर हो जाता है और उनका एक हिस्सा अर्थव्यवस्था में गरीब आबादी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस समय जबकि कोविड-19 का संकट गहराया हुआ है, यह संभव है कि अधिकतर छोटी सैलरी पर काम करने वाला मिडिल क्लास इस संकट में अधिक कमजोर हो रहा है और लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे की श्रेणी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर रोजगार सृजित करने वाली आर्थिक नीतियों को लागू करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन ने एनडीटीवी से कहा, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी 5.2% गिरती है तो इसका भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत की जीडीपी 3.2% तक सिकुड़ जाएगी। ऐसे में भारत सरकार को गरीब लोगों के हाथ में पैसा देना होगा जिससे उपभोग बढ़े। सरकार को इसके लिए विनिवेश जुटाने होंगे, खर्च कम करना होगा, ज्यादा पैसा देना होगा, इत्यादि इत्यादि। 8 जून 2020 तक पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 12 राज्यों के एमएसएमई हब्स में 1109.03 करोड़ रुपए तक के लोन सैंक्शन किए हैं। इनमें से 599.12 करोड़ 17,904 इकाइयों के बैंक खातों में जा चुके हैं। छोटे लघु उद्योग संघ का मानना है कि सरकार ने 3 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया है उसे लागू करने में बैंक देरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ समय लगता है। देश का राजकोषीय घाटा बढ़कर 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है जो कि 4.6% दिखाई दे रहा है। राजकोषीय घाटा में वृद्धि दर यह बताता है कि कर संग्रह कम रहने के कारण सरकार की उधारी बढ़ गई। आंकड़ों के अनुसार राजस्व घाटा भी बढ़कर 19-20 में जीडीपी का 3.27% रहा, जो 2.4% के संशोधित अनुमान से अधिक है। लॉकडाउन का प्रभाव औद्योगिक गतिविधियों पर भी काफी गंभीर पड़ा है। दवा, गैस, बिजली, चिकित्सा उपकरण इत्यादि को छोड़कर पहली तिमाही में अन्य उद्योगों पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसका जीवीए में लगभग 5% हिस्सा है। इसी तरह से एक्यूरेट रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर में 5 से 6% की गिरावट की आशंका है। दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में अगर वृद्धि होगी तो भी बहुत ही कम होगी, ऐसा अनुमानित है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है और फिर भी यह मंद गति से या धीमी गति से, मंदी गति से हम कहें, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारे डेटा जो है वह हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट से एकत्र किया है। आशा है यह पीजी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मायने रखेंगे। धन्यवाद।